जाने माने कवि और साहित्यकार श्री सरोज कुमार। इनसे बातचीत कर रही हैं देवेंद्र कौर मधु। नमस्कार। सद्भावना कविता का मूल तत्व है। कविता हमें जीने की प्रेरणा देती है। कविता हमारे उदास पलों को खुशगवार कर देती है। कई बार कविता हमें मुश्किलों से उबारती भी है। कविता हमारे संसार को सुंदर बना देती है। मालवा अंचल के हमारे प्रदेश के प्रमुख लोकप्रिय कवि हैं सरोज कुमार। सिर्फ कवि ही नहीं, उनका पूरा परिचय देना चाहूंगी। साहित्यकार, चिंतक, शिक्षाविद, विचारक, प्रोफेसर डॉक्टर सरोज कुमार। तो हम फोन लगा रहे हैं सरोज कुमार जी को। हेलो हेलो, सरोज कुमार जी बोल रहा हूँ। देवेंद्र कौर मधु, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते मधु, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, थोड़ा सा परिचय तो श्रोताओं को मैंने आपका दिया है। मैं चाहती हूँ आप अपने बारे में कुछ और बताएं। मेरा ऐसा कोई खास मामला नहीं है परिचय का। एक बहुत सामान्य आदमी हूँ। लिखने पढ़ने से मेरा रिश्ता है जी। और चाहता हूँ कि जीवन ऐसा जीऊं जी कि जो बहुत सुखद हो जी। और किसी के लिए भी तकलीफ का न हो। एक ईमानदारी से, निष्ठा से, इंटीग्रिटी से जीवन जिया जाए और थोड़ी क्रिएटिविटी से जुड़ा रहता हूँ। जी सरोज जी, जैसा थोड़ा सा मैं जानती हूँ, आपने शायद प्रूफ रीडिंग से शुरुआत की थी और जिसके आपको 10 रुपए मिला करते थे, और आज जो मुकाम आपने हासिल किया है इंदौर में, इस संघर्ष के बारे में कुछ बताएंगे? देखो मधु, इस देश में जो संघर्ष व्यक्ति करता है वो तो बहुत बड़ा करता है जी। मैंने तो मामूली संघर्ष किया होगा। मेरी हिंदी में और पढ़ने लिखने में बचपन से रुचि थी जी। तो थोड़ा सा लाभ मिल जाए, अपनी फीस निकल जाए, कपड़े आ जाएं, जी। तो मैं प्रूफ रीडिंग करता था। मुझको 20 पेज नहीं 16 पेज प्रूफ पढ़ने के ₹1.25 मिलता था जी। और ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ 58-59 की, जब मैं BA MA में हुआ करता था। जी जी जी। उससे लाभ ये हुआ कि मेरी हिंदी में, वर्तनी में अब त्रुटि नहीं होती। जी जी। आपने बहुत पुरानी बात की कि आपको ₹1.25 मिला करता था और ये जो बताया, तो सरोज जी, आप जब पुरानी बात कर रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ रियासत के बाद का जो दौर था आपने उसे भी देखा है, बहुत पुराने इंदौर को देखा है, तो थोड़ा सा उस पुराने इंदौर के बारे में कुछ बताएंगे? पुराना इंदौर बहुत छोटा सा था जी। और हम लोग वहाँ राजबाड़े की तरफ रहते थे और जहाँ इन दिनों ओवरब्रिज बना हुआ है, यहाँ नीचे रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ पर इंदौर समाप्त हो जाता था जी। और ये तो सब नया इंदौर तो बहुत बात का है जी जी। तब होलकरों का राज था। मुझे याद आता है कि जब 15 अगस्त 1947 आया जी, तब तक होलकरों ने अपनी रियासत का भारतीय संघ में विलीन नहीं किया था। तो हम लोग 15 अगस्त की तो खैर छुट्टी हो गई थी, लेकिन 16 अगस्त को जी, 16 अगस्त को भी विलीन न होने से स्टेट हमको यहीं का गाना, प्रार्थना गाना पड़ी थी जी। आप कहें तो उसकी 2 लाइन सुना दूं। अच्छा, कहाँ गाई थी आपने? स्कूल में जैसे प्रार्थना होती है कि नहीं? जी जी। अच्छा, स्कूल की प्रार्थना का जिक्र कर रहे हैं। प्रभाव प्रार्थना परिसा अमुची दया सुख पाडोनी राजाला जी। देवा अमुचा महाराजानला राखी विजयी भाल्याला जी। आनी करोनी राज निरंतर। ठीक है मधु, हम 15 अगस्त 1947 के बाद भी ये गा रहे थे कि अनंत काल तक हे राजा तुम राज्य करो। जी जी। आनी करोनी राज निरंतर देवो सुख तो देशाला। जी जी। प्रभो प्रार्थना परिसा अमुची जी। सुख पाडोनी राजाला। जी जी। उसके बाद ये मराठी में आपने जो प्रार्थना बताई, हाँ, इसका थोड़ा सा भावार्थ बताएंगे? इसका भावार्थ ये है कि प्रभु से प्रार्थना है जी कि हमारा राजा बहुत सुखी रहे जी और अनंत काल तक बना रहे जी। उसका भाला हमेशा ऊंचा रहे जी जी। और वो हमेशा हम पर सुख देता हुआ हमको हम पर राज्य करे। जी। तो वक्त तो बहुत बहुत बदल चुका है सरोज कुमार जी, और ये आपके बचपन की बात है जब आप स्कूल जाते थे। 7-8 साल का रहा हूँ। तो आपको कॉलेज लाइफ में ले चलती हूँ मैं, फिर कॉलेज आप पहुँचे। अच्छा, उसके बारे में कुछ बताइए। कॉलेज पहुंचा और खूब अच्छे से पहुंचा और मेरे लेखन की शुरुआत और उसकी जो पतंग को उड़ंची मिली वो भी कॉलेजों से मिली। कॉलेज में मिली, क्योंकि मैं बहुत अच्छा
डिबेटर माना जाता था जी, खूब मंच पर जाने के मौके मिलते थे जी जी और कविता सुनाने के मौके मिलते थे। जी देखो मधु, मनुष्य को अगर मौके मिले जी तो उसको आगे आने में, उसके उत्साह को बनाए रखने में जी और कुछ क्रिएटिविटी से जुड़ने में जी सरलता होती है। आपने कहा कि मनुष्य को अगर अवसर मिले, हाँ हाँ और जिन्हें अवसर नहीं मिलते हैं हाँ हाँ। और वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, अवसर ऐसी चीज नहीं है कि आकर आपको नॉक करें। जी अवसर मिले मतलब आप उनको खोजें और मिल जाएं। जी 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 अवसर खोजना पड़ते हैं। जी, यही अवसर सुनना आपके चाहती पास थी आते आपसे। नहीं है कि हुजूर मैं आ गया हूँ, जी हाँ ऐसा जी नहीं होता, हाँ जी ऐसा नहीं होता। जी सरोज कुमार जी, आप पुराने जो बहुत पहले जो कवि सम्मेलन हुआ करते थे, हाँ, उनमें जिनमें माया गोविंद, नीरज जी, काका हाथरसी, सुरेंद्र शर्मा, अशोक चक्रधर, सोम ठाकुर, इस तरह के लोग शिरकत करते थे। उन कवि सम्मेलनों के एक खास कवि आप भी हुआ करते थे, और उन कवि सम्मेलनों का आपने इतना सफल संचालन किया है कि हमें कभी भी कवि सम्मेलन का ध्यान आता है तो संचालक कौन? सरोज कुमार जी। अच्छा अच्छा। उनके बारे में कुछ बताइए, कोई याददाश्त आपकी हो देखो तो? हुआ यह है कि 1962 तक जी जो कवि सम्मेलन होते थे उनमें साहित्यिकता अधिक होती थी, लेकिन 1962 में जब हमारे यहाँ लड़ाई हुई चीन वाली, जी उसके बाद गली गली में जो वीर रस के नाम पर जो एक भीड़ इकट्ठी होने लगी, तो कवि सम्मेलन थोड़ा थोड़ा अलग किस्म का होने लगा जी और धीरे धीरे वो हास्य के प्रति और लाइट होने की दिशा में अग्रसर हुआ। जी जी कवि तो अभी भी है, जी अगर हम उनको नहीं बुलाएंगे तो अपने आप तो वो नहीं आते। जी रद्दी उपन्यास भी होते हैं दुकान पर और अच्छे भी होते हैं। जी अब कोई कहे कि अब तो रद्दी रद्दी आ रहे, नहीं 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 नहीं, आप रद्दी खरीद रहे हैं, रद्दी पढ़ रहे हैं, अच्छे उपन्यासों को पढ़ नहीं रहे हैं। जी अभी भी श्रेष्ठ कवि हैं, जी लेकिन थोड़ी जो जनता की रुचि है जी वो थोड़ी श्रेष्ठता और श्रेष्ठ कविता के प्रति कम हुई है। अन्यथा वो जिन कवियों के आपने नाम लिए वो अभी भी हैं और बुलाए जाते हैं। जी जी लेकिन आप जिन कवि सम्मेलनों का कह रही हैं वो सार्वजनिक किस्म के चौराहों पर होने वाले कवि सम्मेलन हैं। हम सरलता से समोसा खा लेते हैं, वैसे ही समझ में आ जाएं। अगर ऐसा होता तो सूरदास और तुलसीदास को पढ़ाने के लिए बड़े बड़े प्रोफेसर नहीं रखे गए होते। लेकिन फिर भी सरल होना चाहिए कविता, अन्यथा कम्युनिकेट कैसे होगी? जी, आम आदमी की समझ में आनी चाहिए ना। आम आदमी की समझ में तब आएगी जब उसमें समझने के संस्कार होंगे। जी मतलब जब तक हम जमीन को गोड़ते नहीं हैं, तब तक उसमें बीज पनपता नहीं है। जी जी कल्टीवेट नहीं किया है हमने कविता को समझने की दिशा में जी आम आदमी को। अन्यथा बहुत अच्छी कविताएं लिखी जा रही हैं और मुझे खुशी है कि इन दिनों जो लिखा जा रहा है वो विश्व स्तर का काव्य संसार है। सरोज जी, आपकी प्रिय रचना कौन सी है? मेरी प्रिय रचना मेरी? जी नहीं, मैं पहले तुम्हें किसी और कवि की अगर आपको पसंद हो तो वो भी बताइए, किसे पसंद करते हैं आप? कोई एक कविता नहीं होती जी, एक कविता नहीं होती। फिर भी आपकी पसंदीदा कवि कौन है? मेरे पसंदीदा कवि हैं, यद्यपि उनको संसार में वैसा नहीं माना जाता हो। मेरे बहुत पसंदीदा कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। आप कोई उनकी पंक्तियां सुनाना चाहेंगे? एकदम तो मुझे याद नहीं आएगा जी, लेकिन इसके साथ साथ अज्ञे, धर्मीर भारती, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी की कोई पंक्ति याद हो? अब वो तो उनकी पंक्ति है कि पुलिनों से जब मांगा सरिता ने आलिंगन, जी, कल कल कहती वह चली गई। अभी कल कल शब्द को उन्होंने कैसा बांधा है जी, कि उसमें श्लेष भी आ गया जी, और एक कविता का माधुर्य भी आ गया। सरोज जी, आपने जो लिखा है अब तक, उसमें आपका प्रिय लेखन कौन सा है? कौन सी कविता आपकी प्रिय कविता है, अपनी खुद की रचना? देखिए, मेरी बहुत सारी कविताएं मुझे प्रिय हैं। एक कविता है, उसकी देखो 2 लाइनें ऐसी हैं, कुछ सुनाइए। कि किसी को किसी की जरूरत से ज्यादा नहीं है। जी, किसी को किसी की जरूरत से ज्यादा नहीं है। किसी को किसी की जरूरत से ज्यादा नहीं है। जी, मछलियों का मछलियों से कोई वादा नहीं है। मछलियों का मछलियों से कोई वादा नहीं है। कौन सी मछली कब किसको खा जाएगी? जी जी जी, इसलिए किसी को किसी की जरूरत से ज्यादा नहीं है। जी। एक और कविता की एक लाइन है मेरी कि मेरे बारे में किसने किससे क्या कहा, मेरे बारे में किसने किससे क्या कहा, जी, यह जान लेने पर
मेरा कोई दोस्त नहीं रहा। वाह सच में आजकल हालात तो यही है। जी। जो करुणा की कविता होती है वो सबसे बड़ी होती है। जी। ये बात आई है उसमें वियोगी वाले प्रसंग में जी। करुणा से, जिसमें मानवता हो, जिसमें जियो और जीने दो का संदेशा हो, जिसमें प्यार और मोहब्बत का प्रसंग हो, वो कविता है। एक पंक्ति मुझे और याद आ रही है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल हो जाए। ये अगस्त का महीना चल रहा है और हमारे जो स्वाधीनता जो हमें मिली, आजादी की जो लड़ाई थी, उसमें कवियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। कहाँ ले गई, कहाँ वियोग था और ये आप ले आई हैं। ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियां हैं। जी 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 जी, है ना, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। जी, ऐसा ही तो क्रांति का नाद है। जीवन भी तो यही है कि एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। बिल्कुल, ये परिवर्तनकामी जो कवि है वो चाहता है कि जो वो असंतुष्ट है अपने वर्तमान से और चाहता है अपनी कामना, अपनी कल्पना में व्यक्त कर रहा है कि ऐसा हो, तभी हम इस देश में अधिक सुखी और स्वतंत्र होकर के रह सकेंगे और अपने आप को सार्थक सिद्ध कर सकेंगे। जी, अभी अगर आपने कार्यक्रम की शुरुआत सुनी हो तो शैलेंद्र जी की का गीत था वो, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बिल्कुल बिल्कुल, स्वर्ग उतारने का तात्पर्य क्या है? जी जी, कि मनुष्य जिए और जीने दे, प्यार से रहे, एक दूसरे के काम आए। जी जी। तो जो हमारे सामाजिक सरोकार हैं, इन दिनों जो आंदोलन होते हैं, उसमें कवियों की कितनी भूमिका होती है? इन दिनों की बात कर रही हूँ। देखो, कवियों की ऐसी भूमिका नहीं होती कि वो कहे कि ऐसे आ जाओ। कोई दो चार कविताएं वैसी हो सकती हैं। जी। कविताओं से क्रांति नहीं होती। जी। कविता हमारे जीवन में एक मैसेज देती है। जी। एक कवि ने कहा है जी। कि कविता हमें रोटी नहीं दिलाएगी, जी। हमें जीवन में सुख सुविधाएं नहीं दिलाएगी, जी। रोटी नहीं दिलाएगी, लेकिन रोटी कैसे खाना ये सिखाएगी। जी। एक सलीका सिखाएगी जीवन जीने का। हाँ जी। एक मैसेज होता है। जी। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई क्रांति वाला कवि बुला रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है और ये भ्रम है कि अगर कोई ऐसा कहे। सरोज जी, यहाँ पर फिर मैं आपसे एक गीत की फरमाइश मैं कर रही हूँ कि आप बताइए कि आप क्या सुनना चाहेंगे। एक गीत है थोड़ा, वो भी मलंकली है। जी। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, कोई कोई अपने पिया के करीब है। आप तो है ना? ये तो बहुत अच्छा है। ये तो पूरा संसार पर लागू होता है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपका नसीब तो ऐसा है ना? नहीं, हमारा नसीब तो अच्छा है। तो फिर मैं आपको सुनवाती हूँ ये गाना। इसके बाद हम आपसे फिर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। सर, ये गीत बहुत अच्छा है, बहुत कम बजता है और बहुत दिनों बाद आज आपके कारण से सुनने में आया। तुमने मेरे से पूछा कि क्या आपका नसीब तो ऐसा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका नसीब कैसा है? मेरा तो बहुत अच्छा है सर। मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरा बहुत अच्छा है और बहुत सुखी हूँ मैं। और आगे बढ़ती हूँ आपके साथ में सर प्रोग्राम में। एक आपकी दो बेटियां हैं, नताशा और कंकना, और आपने अपने नाम को उन दोनों में बांट दिया। एक नताशा सरोज हो गई और एक कंकना कुमार हो गई। ऐसा क्यों? आपने अपने नाम को क्यों बांटा? वही, जब दूसरी बच्ची पैदा हुई उस समय मेरी पत्नी की हार्दिक इच्छा थी कि बेटा हो। जी। एक लड़की रहे हमारे घर में और एक लड़का रहे। जी। अब वो बेटी हो गई। फिर उसने कहा कि अपने पास ऐसा क्या है कि अपन इन दोनों बेटियों को दे पाएंगे। तो मैंने कहा हाँ, ये बात तो है। जी। तो फिर मैंने सोचा कि अपना नाम बांट दो। बड़ी वाली ने नताशा सरोज कर लिया। जी। छोटी वाली ने कंकना कुमार कर लिया। जहाँ तक मैं जानती हूँ, भाभी मतलब आपकी श्रीमती जी का नाम नयना है। हाँ। तो वो क्यों नहीं आई कहीं? वो तो हमारा हिस्सा है। तो उनकी इजाजत से तो बांटा है। नहीं, उनकी रजामंदी से बांटा, पर वो इस नताशा और कंकना के साथ वो क्यों नहीं जुड़ी? मैं तो उनसे पूरा जुड़ा हुआ हूँ। जी। मैंने तो अपनी वसीयत कर दिया है। जी। ऐसा मानिए। जी जी। तो सरोज जी, अब मैं आपने एक बहुत लंबा समय हिंदी पढ़ाने में भी गुजारा है। हाँ। आप हिंदी पढ़ाया करते थे बच्चों को। तो थोड़ा सा हिंदी की बात करें कि आजकल हर इंसान अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम से क्यों पढ़ाना चाहता है? हाँ,
अरे बाबा इसलिए पढ़ाना चाहता है कि थोड़ी थोड़ी अभी वो शान वाली भाषा मानी जाती है। हाँ, वही जो हिंदी को अंग्रेजी जैसा सम्मान और दर्जा नहीं क्यों नहीं दिला? सुनो आप कहीं भी निकल जाइए, आंदोलन हो रहा है देश में, बैंकें चल रही हैं, बाजार लग रहे हैं जी, सब हिंदी में लग रहे हैं, फिल्में आ रही हैं, अखबार कैसे आ रहे हैं जी, सब हिंदी में है जी। लेकिन अभी गुलामी की थोड़ी सी मानसिकता बची हुई है जी। हजारों साल की गुलामी के बाद जो 250-300 साल की अंग्रेजों की गुलामी रही है जी, एकदम थोड़े ही उसके निशान हम 300 साल तक अगर किसी बेड़ी में जकड़े रहें जी, तो उसको खोल भी देंगे तो उसके निशान तो पड़ जाते हैं। जी जी, उनको मिटने में समय लगता है। हाँ, कुछ जगहों पे अभी भी अंग्रेजी में काम होता है और कहा जाता है, जबकि हिंदी में करिए तो कहते हैं हिंदी में हो ही नहीं सकता। अरे सब हो सकता है। उनकी एक जमाने में कहा जाता था कि अंग्रेजी में राजनीतिक चिंतन नहीं हो सकता, इसीलिए उसकी चुनौती में अज्ञे जी ने दिनमान नाम का साप्ताहिक निकाल दिया था जी, और सारा पॉलिटिकल चिंतन उसमें होता था जी। पहले कहते थे क्रिकेट की कमेंट्री नहीं हो सकती, अब सब लोग हिंदी की कमेंट्री सुनते हैं और बहुत शौक से सुनते हैं तो और वो आम लोग भी सुनते हैं कि उनकी समझ में भी आती है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये कहना कि संभव नहीं है हिंदी में, ये उनका अज्ञान है और उनकी लापरवाही है और उनका वो श्रम से बचना चाहते हैं, करना नहीं चाहते। जी सरोज जी, आप कवि हैं, साहित्यकार हैं और इसके अलावा आप लिखने पढ़ने से बहुत जुड़े हुए हैं, पढ़ने का शौक है, लिखने का शौक है आपको। इसके अलावा और कौन से शौक हैं आपके लिखने पढ़ने के अलावा? अरे लिखने पढ़ने के अलावा शौक क्या है मुझको? मित्रों से मिलना जुलना, समारोह में जाना, व्याख्यान देना, व्याख्यान सुनना, डिस्कशन करना, बहसों में हिस्सा लेना जी, और नए नए विचारों को आजमाना, अपनी वैचारिक जो सोच है उसमें, ये सब तो लिखने पढ़ने के अंतर्गत ही आ जाता है। मेरा मतलब था जैसे कि आपको बगीचे में काम करने का शौक है क्या, खाना बनाने का शौक है क्या, कभी रसोई में काम करते हैं आप? हाँ, मैं करता हूँ, कभी आओ मेरे यहाँ, मैं आपको इतनी बढ़िया सब्जियां बना के खिलाऊंगा। कौन सी सब्जी अच्छी बनाते हैं आप? मैं बहुत अच्छी ये दही आलू बना के आपको खिलाऊंगा। दही आलू? हाँ, अच्छा। बैंगन आलू खिलाऊंगा। अच्छा। और बस यही है कि उसमें मिर्च खूब डली होगी। बिना मिर्च के हमारा खाना नहीं। वैसे पुरुष लोग जब भी रसोई में घुसते हैं तो तेल और मिर्च का इस्तेमाल बहुत करते हैं। मेरा तो बिना मिर्च के चलता नहीं है। वो तेल और मिर्च वाला खाना जो होता है वो चटकारेदार तो होता ही है। मकान इतना बड़ा नहीं है कि मैं उसमें बाग लगा पाता। हाँ जी। लेकिन मेरे यहाँ काफी गमले हैं, अच्छे पौधे हैं जी, और मैं उससे मैं रुचि लेता हूँ जी जी, और मुझे अच्छा लगता है जी। आपके घर के सामने से कई बार गुजरे हैं हम भी, मैं भी गुजरी हूँ, देखा है, हरा भरा है आपका घर बाहर से। सरोज कुमार जी, बीच में मैंने आपसे एक सवाल पूछा। आप कभी गुजरे तो घर के अंदर भी आइए। जरूर सर, जरूर। आप अभी मैं आपसे एक सवाल कर रही थी कि कवि सम्मेलनों में बहुत रहे हैं आप, शिरकत करते रहे हैं, संचालक रहे हैं कवि सम्मेलनों के आप, तो कोई ऐसी यादगार घटना या कोई ऐसी याद जुड़ी हुई हो कवि सम्मेलन से, किसी कवि से? जैसे सुमन जी की हमें बहुत याद आती है, वो आकाशवाणी भी बहुत आते रहे थे, तो कोई ऐसी बात हो जो आप पुरानी यादें ताजा कर सकें? अरे कितनी सारी है मधु, कोई एक आध बताइए सर। एक बार एक कार्यक्रम के बाद मैं सुमन जी को अपने घर लाया जी। अब सुमन जी थे जी, महापुरुष। अब वो आए, मेरी पत्नी ने उनको खीर खिलाई, मेरी बच्ची ने उस समय जिस क्लास में पढ़ती थी उसमें सुमन जी की एक कविता चलती थी जी, वो कविता उसने सुना दी। सुमन जी को इतना अच्छा लगा जी, और जाते जाते उन्होंने मेरे से एक वाक्य कहा। क्या वाक्य? ये कहा कि ये बताओ सरोज कुमार जी कि ये मेरी बदतमीजी है या तुम्हारी नालायकी जी कि मैं तुम्हारे यहाँ पहली बार आ रहा हूँ। मैंने कहा सुमन जी, मेरी ही बदतमीजी है और मेरी ही लापरवाही है जी। देखिए कितना, मैं कभी भूल नहीं सकता उस वाक्य को। जी जी जी। सरोज कुमार जी, मैं अब आपकी पसंद का एक आखिरी गाना श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ। और उस गाने के बाद मैं चाहूंगी तो आप एक संदेश जरूर दीजिएगा, लेकिन उसके पहले आपको एक गाना सुनवाना है। बताइए क्या सुना दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये रोजा नामक फिल्म का गाना है जी। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। इसमें बोल तो छोटे छोटे, छोटी सी आशा, छोटा सा दिल है, लेकिन बातें इस गीत में बहुत बड़ी बड़ी हैं। A.R. रहमान का संगीत है। वही जी जी, सुनाते हैं आपको ये गीत। और इसके बाद हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को कोई संदेश आप दें। बहुत अच्छी बात जी। चांद तारों को छूने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा।
ये गीत बहुत प्यारा गीत था सरोज जी, आपके साथ हमने भी सुना। नहीं, बहुत अच्छा गीत है, मुझे हमेशा अच्छा लगा है। जी जी जी, क्या संदेश देंगे? देखो भाई, मैं कोई महात्मा तो हूँ नहीं जी कि उस तरह का कोई संदेश दूं जी, लेकिन अब आप कह रही हैं तो एक बात मैं तमाम श्रोताओं से कहना चाहूंगा जी कि जीवन में हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें जी और अपनी बात कहने का हम में साहस हो जी और दूसरों की बात सुनने का हम में धैर्य हो जी और जीवन को सार्थकता के साथ जिए, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है जी और इस जीवन में, इस जिंदगी में कोई रिवर्स गियर कभी नहीं लगता, जी पछताना ही पड़ता है, जी। रिवर्स गियर नहीं है। धन्यवाद सरोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने हुए थे और आपने बहुत अच्छे गीत भी हमें सुनवाए। चलो, आपको अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, नमस्ते। आज मेरे साथ प्रभाकर मोरे। या दोस्तों, आज इस कार्यक्रम के हमारे मेहमान थे जाने माने कवि और साहित्यकार श्री सरोज कुमार। इनसे बातचीत कर रही थी देवेंद्र कौर मधु।